हेलो स्टूडेंट्स, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अपने लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है श्रमिक विधियां या लेबर लॉज। अपने टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले 2 लाइन में हम ये समझ लेते हैं कि लेबर लॉज हमें क्यों पढ़ना है। लेबर लॉज पढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लेबर लॉज एक ऐसे वर्ग से संबंधित नियम है, विधियां हैं जो अपने जीवन को बहुत ही संघर्ष में, बड़ी ही असुरक्षा और असुविधा की स्थिति में जीते हैं। हमारा श्रमिक वर्ग जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। एक सभ्य समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज के श्रमिक वर्ग के अधिकारों के बारे में और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जाने और उस पर कार्य करे, उसे बढ़ाने की तरफ कार्य करे कि किस तरह से उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। एलएलबी के सिलेबस में आपको ये सब्जेक्ट ऑनर्स कोर्स में 3rd ईयर में और 3 ईयर में 2nd ईयर में पढ़ाया जाता है। लेबर लॉज पढ़ाते समय आपको ढेर सारे एक्ट पढ़ने को मिलते हैं। बहुत सारे एक्ट आप लोगों ने अपने अभी पढ़ा होगा। हम कवर कर रहे हैं एलएलबी के 6 सेमेस्टर के लॉज प्रेजेंट में, और आपके जो 3 ईयर कोर्स है उसमें 4 सेमेस्टर में जो लॉज है उन्हें हम इस अभी तुरंत में कवर करेंगे, क्योंकि इस समय आपका यही सेमेस्टर रनिंग में है, ताकि इससे आपको सपोर्ट मिल सके। अब हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक की। लेबर लॉज बहुत सारे एक्ट का एक जो है कलेक्शन है, यानी कि जो भी लॉज लेबर से रिलेटेड बनते हैं हम उन्हें लेबर लॉज में रख देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। सबसे पहले तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम और यानी एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में हम अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम जो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ही हुआ करता था, लेकिन 2009 से इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और 2009 के अमेंडमेंट के बाद से इसका नाम बदल करके एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया। जिसके बाद से इसका रीजन ये था कर्मचारी करने का। कर्मचारी शब्द को इसलिए डाला गया क्योंकि ये ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता था और वर्कमैन वर्ड एक छोटा सेंस रखता था, इसीलिए इसका नाम बदल करके 2009 के एक अमेंडमेंट से कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया, जो कि 18/1/2010 से यानी कि 18 जनवरी 2010 से लागू भी हो गया। इसलिए वर्तमान में इसका जब भी हम नाम लेंगे तो क्या कहेंगे? एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो इसी के साथ में सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि आप एक्ट के नाम को सही से समझें, इसलिए सबसे पहले हमने इस चीज को देख लिया है। ये आप इस डेट को नोट कर लीजिएगा। ये डेट आप कहीं पे कोट कर सकते हैं या आपसे कहीं पूछी भी जा सकती है कि कब अमेंडमेंट करके नाम चेंज किया गया था। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं सबसे पहले कि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये एक्ट बनाया गया आपका कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। ये क्या होता है ये तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम यानी कि जो कर्मचारियों को प्रतिकर प्रोवाइड करेगा वो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमने जब अभी लेबर लॉज के बारे में पढ़ा कि लेबर लॉज ही क्यों बन रहे हैं, तो हमने देखा कि समाज के एक वर्ग को हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसका मुख्य उद्देश्य है सोशल सिक्योरिटी। जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वही इसका प्रेरणा स्रोत है। यानी हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अभी बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ होने की स्थिति में अपना काम कर रहा था और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण क्या हुआ कि उसने जो है अपनी वो काम करने की क्षमता को खो दिया और उसके बाद वो इस स्थिति में नहीं रहा कि अपना पालन पोषण और अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं कर सके। अब उस स्थिति में समाज का क्या दायित्व बनता है? समाज का ये दायित्व बनता है कि वो उस व्यक्ति को अपने जीवन के उसी स्तर पर बनाए रखे, यानी उसे अपने जीवन में वो चीजें जो मूलभूत एक मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो उसे प्राप्त हो और उसके जीवन को गरिमा पूर्वक जीने की क्षमता उसकी बनी रहे। ठीक है, तो ये बात
आपको समझ में आ रही होगी कि इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है। तो इसका उद्देश्य है सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल सिक्योरिटी इसके लॉज है, इन्हें हम सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो यानी हमें उद्देश्य समझ में आ गया कि मुख्य कारण क्या है, सामाजिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो जब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 की हम बात करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी विधियां होती हैं वो अपना सारा जो शक्ति है, अपना सारा सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ही पाती हैं। हम अपने लॉज कैसे बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ही जितने भी प्रोविजंस हैं उन्हें ही ध्यान में रख करके हम अपने लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप जब अगर खोल कर देखेंगे तो आपका जो अनुच्छेद है 41 वो बताता है सोशल सिक्योरिटी के बारे में। तो ये शब्द आपको अनुच्छेद 41 में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक होगा। आपका अनुच्छेद 1 सेक्शन 1 आपको बताता है सबसे पहले कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। उसके बाद इसका विस्तार कहाँ तक होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। साथ में जुलाई की प्रथम तारीख को ये लागू होगा 1924 में। यानी कि ये अधिनियम कब से लागू है, तो 1 जुलाई 1924 से ये अधिनियम लागू माना जाएगा। ठीक है, 1923 में बना है और 1924 में ये लागू हुआ है। इन पॉइंट्स को आप जो है अगर अपना नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि किसी भी अधिनियम के बारे में कि वो किस तिथि से लागू हुआ था वास्तव में। तो इस चीज को भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ये आपके काम की एकदम पॉइंट है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। आपने जितने भी अधिनियम पढ़े होंगे ज्यादातर सभी में आपने ये चीज देखी होगी कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो जो है आपको धारा 2 में ही देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी डेफिनेशन धारा 2 में है, लेकिन इसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में इसका विस्तार कहाँ पर है। तो हम क्या पाते हैं कि सभी तरीके की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, कोई भी खान है, उद्योग है, ट्रांसपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क आदि सभी पर ये कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक सरकारी क्षेत्र का जो है उद्योग है या जो है प्राइवेट क्षेत्र का, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों पर यह अधिनियम एक ही जैसे लागू होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पे हम कहते हैं कि अधिनियम लागू नहीं होता। उसके लिए क्या कारण है कि जहां कहीं भी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू होता है, वहां कहीं भी ये अधिनियम लागू नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, ESI, स्टेट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, इसको जो है जहां पे ये एक्ट लागू होगा आपका, वहां पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इसका भी कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी लॉ है और ये क्या करता है, जीवन यापन की व्यवस्था करता है। और जीवन यापन की व्यवस्था जब इस तरीके से किसी को मिलता है कुछ, तो वो 2 सोर्स से नहीं ले सकता, बल्कि सिर्फ जीवन यापन भर का ही ले सकता है, इसी को माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जिसको एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत जो है उसका सेक्शन, उसका ईयर है 1948, जिसको उसमें मिलती है कोई सुरक्षा, तो उसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी हर तरह के एस्टेब्लिशमेंट पे ये अधिनियम लागू होता है। एक चीज हम ये देख लेते हैं कि कौन इसके अंतर्गत कर्मचारी माना जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि एक्ट लगता तो कर्मचारियों पे है, कर्मचारियों के प्रतिकर की बात कर रहा है। तो कर्मचारियों में जो कोई प्रशासनिक क्षमता से संबंधित है उसके ऊपर यह अधिनियम उसे कर्मचारी नहीं मानेगा। या फिर जो कैजुअल वर्कर्स हैं, अब बात है कि कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, तो जिनके कार्य की अवधि निश्चित नहीं होती है उन्हें हम कैजुअल वर्कर्स कहते हैं, जिनके कार्य करने की अवधि निश्चित नहीं है कि ये कितने समय के लिए अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी सेना है, संघ की सशस्त्र सेना, यानी कि वायुसेना, थल सेना, जल सेना, उसके जो भी काम मतलब सैनिक हैं उन्हें हम कर्मचारी नहीं मानते हैं और उनके ऊपर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इसका एक्सटेंड देख लिया। सबसे पहले हमने देखा कि इसका नाम क्या है एक्ट का,
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम। फिर हमने देखा कि इसका विस्तार कहाँ है, विस्तार इसका पूरे इंडिया पे है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसे बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फिर हमने इसमें देखा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, ये किन क्षेत्र पे लागू होगा और किस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफिनेशंस की। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। सबसे पहली परिभाषा आपकी यानी कि 2A आपकी जो परिभाषा है, ये है नहीं, यहाँ पे रिपील्ड है। आपका जो सेक्शन खा इसमें दे रहे हैं, 2 आपका है ये धारा, और जो उसमें खा है वो बता रहा है आयुक्त के बारे में। आयुक्त धारा 20 के अधीन नियुक्त कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त से धारा 20 के अधीन नियुक्त कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त जो है अभिप्रेत है। यानी कि कौन है, जो भी कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है धारा 20 के अंतर्गत, वही इससे अभिप्रेत है। ठीक है, ये परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, अभी आप जब पढ़ेंगे धारा 20 तब भी आप पढ़ लेंगे इस चीज को, और वही इसमें माना गया है। अब बात करते हैं प्रतिकर की। तो प्रतिकर क्या है, जो इस अधिनियम में विहित किया गया है वही प्रतिकर बताया गया है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा की, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बात करते हैं आश्रित की, यानी कि डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं कि इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंडेंट की परिभाषा को पढ़ने की सुविधा के लिए हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है हम मानते हैं डायरेक्ट डिपेंडेंस। डायरेक्ट डिपेंडेंस का मतलब ये होता है, डिपेंडेंट का मतलब कि ये जो लोग हैं, इन्हें ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस हद तक डिपेंड करते थे, बल्कि हम क्या देखेंगे कि अगर व्यक्ति एम्प्लॉई काम करते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होकर नहीं रहा है, तो ये लोग तो उस पर डिपेंड करते ही थे और इन्हें तो कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। दूसरी कैटेगरी में हम उन लोगों को रखते हैं जो जिस वक्त एम्प्लॉय की डेथ हुई है उस समय वो उस पर पूरी तरह से डिपेंड करते थे, यानी कि होली डिपेंड करते थे, उस पर पूर्ण रूप से डिपेंड करते थे, तब हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो या तो डिपेंडेंट की सैलरी, उसमें एम्प्लॉय की सैलरी पे होली डिपेंड करते थे या पार्शियली डिपेंड करते थे, यानी कि या तो वो पूर्ण रूप से उसी वेतन पर निर्भर थे जो उस एम्प्लॉय के थ्रू आता था, या फिर आंशिक रूप से उस वेतन पर निर्भर करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी धारा में क्या भाषा दी गई है। आश्रित से मृत कर्मचारी के निम्नलिखित नातेदारों से अभिप्रेत है। अर्थात सबसे पहले कैटेगरी, जिसमें कि मैंने कहा कि हमने सुविधा के लिए इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहली, जैसे हम जो है डायरेक्ट डिपेंडेंट्स कहते हैं, विधवा, यानी कि कोई एम्प्लॉई है जो अगर मेल एम्प्लॉई है तो उसकी जो वाइफ होगी वो वाइफ डायरेक्ट डिपेंडेंट में आएगी। उसके अप्राप्त हुए का मतलब माइनर होता है, और माइनर मतलब कि आपके जो भी बच्चे हैं 18 साल से कम के जो भी बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि धर्मज बच्चे होने चाहिए। धर्मज का मतलब क्या है, लेजिटिमेट। इसका मतलब होता है कि जब इन बच्चों की जो माता है वो उस एम्प्लॉय की विधिक पत्नी होनी चाहिए। और दत्तक पुत्र बिल्कुल सामान्य रूप से अपना ही बच्चा होता है। दत्तक जो भी संतान होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता है प्राकृतिक रूप से संतान होने और दत्तक रूप से होने में। तो अप्राप्त हुए यानी 18 वर्ष से कम आयु का पुत्र और अविवाहित पुत्री। ठीक है, पुत्री के बारे में क्या चीज हो जाएगी कि वो अविवाहित होनी चाहिए, जबकि पुत्र के बारे में हम क्या कर रहे हैं कि उसे अगर वो 18 साल से कम है, माइनर है, तो उसे यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा। तीन चीजें हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा विधवा, जो कि एम्प्लॉय मेल था तो उसकी वाइफ। दूसरी चीज हमने देखी कि उसका सन जो कि 18 साल से अभी कम है, और क्या है उसका विधिक सन है। और उसके बाद अविवाहित धर्मज, यानी ये भी लीगल होनी चाहिए, या फिर दत्तक पुत्री जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है वो पुत्री। उसके बाद विधवा माता। विधवा माता के बारे में स्थिति ये है कि अगर
माता पिता में से पिता नहीं है और केवल माता है, तो ये माना जाता है कि माता पूर्ण रूप से पुत्र की जो है वेतन पर निर्भर रही होंगी और इसलिए उन्हें डायरेक्ट डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखते हैं और उन्हें सीधा उसके लिए मुआवजा दिया जाता है जो भी उसके वेतन से बन रहा होता है। दूसरी कैटेगरी के डिपेंडेंट्स हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि पुत्र या पुत्री जिसने, अब हमने दूसरी कैटेगरी में देखा क्या था, होली डिपेंडेंट, जिसमें जो है पूरी तरीके से निर्भर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पुत्र या पुत्री जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और शिथिलांग है। शिथिलांग का मतलब क्या है, इनफॉर्म है, यानी कि वो इस लायक नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने जो है अपना ध्यान खुद से रख सके। ठीक है, यानी 18 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली है, लेकिन अपनी विशिष्ट शारीरिक स्थिति के कारण वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना ध्यान खुद से रख सके। और यदि वह मृत्यु के समय, कर्मचारी के मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतया आश्रित था। यही बात हमने की थी कि उस स्थिति में हम उसे देंगे कंपनसेशन जब वो पूर्ण रूप से आश्रित था या होली डिपेंडेंट था। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी के जो है डिपेंडेंट है। इसके बाद आते हैं तीसरी कैटेगरी के डिपेंडेंट। तीसरी कैटेगरी के डिपेंडेंट या तो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं या आंशिक रूप से डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत विधुर हमने क्या देखा था कि अगर एम्प्लॉय मेल है तो उसकी वाइफ को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंट मानते हैं पहली कैटेगरी का। लेकिन अगर एम्प्लॉय जो थी वो फीमेल थी तो हम उसके हस्बैंड को ये देखते हैं कि क्या उसका हस्बैंड उसकी सैलरी पे पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डिपेंड करता था। यदि हम पाते हैं कि हाँ डिपेंड करता था तो उस स्थिति में ही हम उसे डिपेंडेंट मानेंगे और कंपनसेशन देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं माता पिता, जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती। विधवा माता क्यों नहीं आती, क्योंकि विधवा माता तो डायरेक्ट डिपेंडेंट की कैटेगरी में आती है, सबसे पहले वाली कैटेगरी में। यानी कि अगर एम्प्लॉय जो है नहीं रहता है तो सिचुएशन में जो विधवा माता होती है तो उन्हें तो हम डायरेक्ट डिपेंडेंट मानते हैं बिना ये देखे कि वो निर्भर करती हैं कि नहीं। इसीलिए जब हम तीसरी कैटेगरी में देखते हैं कि पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर करना जरूरी है तो विधवा माता यहाँ नहीं आती, बल्कि यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ माता पिता दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है कि माता पिता दोनों ही आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। अभी इसमें और भी लोग हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे। यही कैटेगरी आपकी सबसे ज्यादा लोगों को कवर करती है। हम बात करते हैं, अभी हमने ऊपर बात क्या की थी, धर्मज बच्चों की, यानी कि जो जिनकी माता जो है विधिक रूप से उनकी पत्नी थी एम्प्लॉय की। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अप्राप्त व अधर्मज पुत्र। यानी अब हमने क्या बात की है, माइनर तो है, 18 साल से कम तो ये है ये वाला बच्चा भी, जैसे कि ऊपर वाला था। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है कि ये अधर्मज पुत्र अगर डिपेंड करता होगा तो, और अविवाहित अधर्मज पुत्री। ठीक है, हमने धर्मज पुत्री अविवाहित जो है उसको कंपनसेशन किस में दिया था, पहली कैटेगरी के डिपेंडेंट में। लेकिन हम यहाँ पर जब हम अधर्मज पुत्री की बात करेंगे तो उसको हम कहाँ पे दे रहे हैं कंपनसेशन, इस कंडीशन में अगर वो अपने पिता पर, अपने अधर्मज पिता पर, जो कि उसके लीगल फादर नहीं है, जिनकी इसकी माता का अगर उससे विवाह नहीं हुआ था, तो उस स्थिति में जो है यहाँ पर हम देंगे उसको कंपनसेशन अगर वो डिपेंड करती होगी तो। इसके साथ में ही विवाहित, चाहे धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, लेकिन अगर वो पुत्री उसकी विवाहित है और अप्राप्तवय है, या फिर वो विधवा है और अप्राप्तवय है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई विधवा भी हो और 18 साल से कम उम्र का हो, लेकिन ये चीजें पॉसिबल है। ये कुछ समाज में ऐसी जो है कुरीतियां भी हैं कि कई बार इतने नियम कानून होने के बावजूद भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि शादी ब्याह जो है इतनी जल्दी हो जाए कि व्यक्ति जो है 18 का ना हो, उसके पहले ही विवाहित हो। और इसी की स्थिति है कि अगर कोई 18 का नहीं है और उसके पहले विवाहित है या विधवा भी है तो उस सिचुएशन में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर इम्पोर्टेंट है वो पार्शियली या पूर्ण रूप से डिपेंड करती है उस एम्प्लॉय की सैलरी पर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद अगली चीज है कि अप्राप्तवय तो आप समझते ही होंगे कि जो 18 साल से कम उम्र का है। अप्राप्तवय भाई
यानी 18 साल से कम उम्र का भाई या अविवाहित बहन। जब भी हम बात करेंगे लड़कों की तो हम क्या बात करेंगे कि वो 18 साल से ऊपर है कि नीचे है, और जब हम बात करेंगे लड़कियों की, चाहे वो बहन हो या बेटी हो, तो हम क्या कहेंगे कि अविवाहित है कि विवाहित है। ठीक है, तो अप्राप्त वय भाई या अविवाहित बहन या ऐसी बहन जो कि विधवा है और अप्राप्त वय। यानी कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर कोई लड़की जो है वो 18 साल से कम भी है लेकिन वो मैरिड है तो उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो 18 साल से कम है और विडो है तो उसे कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद जो है अब हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिसकी डेथ हुई है उसके सन की डेथ पहले ही हो चुकी है, यानी कि इससे भी पहले इसका सन की डेथ हो चुकी है, तो डिसीज्ड सन की जो वाइफ है उसे क्या है, वो यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर कंपनसेशन पाने के लिए एलिजिबल है, विधवा पुत्र वधू। और साथ में उस जो डिसीज्ड सन है उसके जो भी सन एंड डॉटर है वो भी क्या होगा कि कंपनसेशन पाने के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। पूर्व मृत पुत्र की अप्राप्त वय संतान, यानी कि जो भी उसके सन एंड डॉटर हैं जो कि अभी 18 साल से कम उम्र के हैं उनको भी कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की क्या, डिसीज्ड सन की। अब मान लेते हैं कि उस जो एम्प्लॉय अभी मरा है उसकी पुत्री है, वो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी संतानें 18 वर्ष से कम आयु की हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एक चीज हम देखेंगे कि क्या उन संतानों का, जो उनकी पुत्री की संतानें हैं, क्या उनके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर उनके पिता भी, यानी कि उस संतान के माता पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में कंपनसेशन दिया जाएगा अगर वो उस पर पूरी तरह से या पार्शियली डिपेंड करते थे तो। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं पुत्री के केस में कि अगर इनकी जो है माता यानी कि उसकी पुत्री ये नहीं है लेकिन अगर पिता हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि फिर कोई भी तरीके का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, अगर पुत्री की संतान की बात की जाएगी तो। जबकि पुत्र की संतान में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है कि पुत्र की जो है वाइफ जीवित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जहाँ कर्मचारी के माता पिता तो जीवित नहीं है, यानी कि उसके फादर और मदर तो जीवित नहीं है, लेकिन उसके पितामह और पितामही जीवित हैं। यानी कौन जीवित है, उनके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जीवित है, ग्रैंड पेरेंट्स जीवित है, और जो उनके अपने पेरेंट्स हैं वो जीवित नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट्स को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने कितनी चीजें देख ली। हमने सबसे पहले देखा फर्स्ट कैटेगरी के जो भी डिपेंडेंट है ये कैसे डिपेंडेंट है, ये डायरेक्ट डिपेंडेंट है। इन्हें ये साबित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें हम उसकी सैलरी पे डिपेंड करते थे कि नहीं, हमारे पास अदर अर्निंग के साधन है कि नहीं है, इन चीजों को उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि अगर एम्प्लॉय जो है उसकी डेथ होती है तो इन्हें हम मान लेते हैं कि इन लोगों को कंपनसेशन की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत आती है उसकी विडो, उसके 18 साल से कम उम्र के बच्चे और साथ में उसकी विधवा माता। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में 18 साल से कम उम्र का बेटा और अविवाहित बेटी। दूसरे नंबर की कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं, ये जो है जो होली डिपेंड करते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो 18 साल के तो ऊपर हैं, लेकिन हुआ क्या कि इन्फॉर्म होने के कारण, शिथिलांग के कारण ये क्या है कि अपने आपको मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है। यानी कि अब ये इस सिचुएशन में नहीं है कि अपना खर्चा खुद उठा सके, और ये पूरी तरह से उस एम्प्लॉय की सैलरी पर ही डिपेंड करते थे जिस समय उस एम्प्लॉय की डेथ हुई है। तो उस सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि ये लोग भी डिपेंडेंट हैं और इन्हें भी कंपनसेशन पाने का पूरा राइट बनता है। तो और इस तरीके से इनको कंपनसेशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ 18 साल से ही मतलब बड़े उम्र की बच्चे हैं, यानी कि बेटी भी और बेटा भी, और कंडीशन क्या है कि ये इस लायक नहीं है कि अपना खर्च, अपने मेंटेनेंस खुद कर सके। तीसरी कैटेगरी में हम देखते हैं कि वो लोग आते हैं जो पूरी तरह से या पार्शियली डिपेंड करते हैं। अब आप सोचेंगे पार्शियली कैसे डिपेंड कर सकते हैं, तो एक कल्पना कीजिए, ऐसा मान लेते हैं कि जो है एक जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय के
उस एम्प्लॉय के जो है सन के जो बच्चे थे, यानी कि जो अब उसका सन जो है वो नहीं है, मान लेते हैं इस कैटेगरी की हम एग्जांपल लेते हैं इस कैटेगरी का। तो यहाँ पे क्या है कि जो सन है वो तो नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन सन का जो सन है, जो इसका बेटा है, उसको कंपनसेट, उसके क्या है कि रहने और खाने का खर्चा तो ये एम्प्लॉय उठाता था, रहने और खाने का खर्चा, लेकिन इसकी जो पढ़ाई का खर्चा था वो इसकी मदर के फादर उठाते थे। यानी यहाँ पे ना तो जो है इसके माता पिता दोनों नहीं है, मान लेते हैं इसकी रहने खाने का खर्चा, ये रहता अपने दादाजी के साथ था, इसका खर्चा ये उठाते थे, और इसकी पढ़ाई का खर्चा नाना जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि पुत्र नहीं था तो इसकी माता अपने पुत्र को लेकर के चली गई अपनी मायके, वहां रहती है, तो रहने खाने का खर्चा इसके नाना उठाते हैं, लेकिन इसकी पढ़ाई का खर्चा इसके बाबा उठाते थे, यानी कि वो एम्प्लॉय उठाता था जिसकी अभी ही एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। तो उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं करते। कैसे डिपेंड करते हैं? आंशिक रूप से डिपेंड करते हैं। रहने खाने की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन किसकी दिक्कत आ जाएगी? अब से पढ़ाई की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पढ़ाई का पैसा कौन देता था? वो एम्प्लॉय देता था जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। बात यह है कि होली और पार्शियली डिपेंड करने का मामला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया डिपेंडेंट की डिफिनेशन को, हमने बहुत ही जो विस्तार से देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफिनेशन जरूर समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। आपको बाकी के लेक्चर्स बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको जो है जब भी मेरे कोई भी लेक्चर्स आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली पढ़ सकें। अगर आप अपना एलएलबी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि इस समय बहुत समस्या चल रही है, आपकी क्लासेस तो हो नहीं पा रही है, ऑनलाइन ही आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ते समय कभी अचानक से नेटवर्क चला गया तो आपकी क्लासेस छूट जाती हैं। उस सिचुएशन में अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप आराम से इस चैनल पर आकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो रनिंग सेमेस्टर है आपका, यानी कि 2nd, 4th, 6th और 8th और 10th 5 ईयर के लिए, और 3 ईयर के लिए 2nd, 4th और 6th, उनका पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। तो आप इस चैनल को निश्चिंत होकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।